जी। अच्छा, अब आपको मैंने वो किधर गया ये। अच्छा, अब जरा मैं एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे जरा सॉल्व की हुई है, हम उसको देखते हैं। आपको पेपर में इस तरह कुछ आता है कि आपको ना, अब यहाँ लिखा हुआ है कि फोरकास्टेड प्रोबेबिलिटीज एंड इकोनॉमिक पे ऑफ ये मोबाइल फोन प्रोडक्शन, ठीक है। अब मोबाइल फोन बनाना है आपने, ये आपका डिसीजन है। अब उसके दो ऑप्शन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए, यूज टेक्नोलॉजी ए। ऑप्शन बी, यूज टेक्नोलॉजी बी, कि मोबाइल फोन बनाते हुए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ये दोनों उसके ऑप्शन हैं। उन ऑप्शन के साथ आउटकम्स भी जुड़े हुए हैं, वो आपको आगे नजर आ रहे हैं। ये फोरकास्टेड इकोनॉमिक पे ऑफ जहाँ लिखा हुआ है $400,000, $200,000, ये आउटकम्स हैं। और उनकी प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज वो भी आपको यहाँ दी हुई हैं, या चांसेस ऑफ देयर अकरेंसेस वो भी दिए हुए हैं। तो ये दिए होंगे, ऑब्वियसली बात है, आपको खुद से आपने नहीं निकालने हैं, ये आपको दिए होंगे। अब आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो वो यहाँ किया कि पहले आपको, आपने मोबाइल फोन प्रोडक्शन, ये एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स शो करता है कि ये आपका डिसीजन है। इसे कहते हैं डिसीजन बॉक्स, ठीक है। डिसीजन के साथ वहाँ मोबाइल फोन प्रोडक्शन लिखा और उसको लिंक कर दिया दो ऑप्शन के साथ, क्योंकि दो ही ऑप्शन थे। अच्छा, बाद का तीन भी हो सकते हैं, तो आप तीन ऑप्शन को लेकर चलेंगे फिर। अच्छा, दो ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अभी आप वैल्यूज को भूल जाएं, वैल्यूज क्या है, ठीक है। उन ऑप्शंस के साथ दो आउटकम्स नजर आ रही हैं क्या। एक है 400,000, प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसके चांसेस 60% है, क्योंकि वहां लिखा, ये हम नहीं बता रहे, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ कि 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्रॉफिट है, और उसमें चांसेस $400,000 मिलेगा, लेकिन 60% चांस है। और 40% प्रोबेबिलिटी ये कि प्रॉफिट लो होगा, और वो कितना होगा, $200,000, ठीक है। उसी को यहाँ पर लिखा गया। तो ऑप्शन को सर्कल से शो करते हैं, डिसीजन जो है ना वो एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं उसका। अच्छा, वो आ गया, वो हम लिख दिया हमने आउटकम्स कि हाई प्रॉफिट 60%, लो प्रॉफिट 40%, और उनकी आउटकम्स लिख दी। इसी तरह आपने टेक्नोलॉजी बी को पकड़ा, उसके भी आपने आउटकम्स लिख दिए, वैल्यू अभी छोड़ दें सर्कल। और हाई प्रॉफिट 70%, 300,000 पे, और लो प्रॉफिट के चांसेस हैं 30%, और आउटकम उसकी है 150,000। अच्छा, अब आपने कैसे ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अब हम देखेंगे, हम रिवर्स चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले हम ऊपर की बात करेंगे, किसकी भला। मैं एक मिनट जरा ये टूल पकड़ लें। हम पहले यहाँ से चलेंगे, इसको देखेंगे। $400,000 है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 400,000 इंटू 60%, ठीक है। हम जब ये निकाल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये 200। वो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका हाई, एक तरफ से जो आपकी एक आउटकम थी उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करके ये आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस तरह लो प्रॉफिट में कितने चांसेस हैं, 40% के, तो उसमें आपकी आउटकम 200,000 आ रही है। आपने उसमें भी यही किया कि 200,000 इंटू 40%, ठीक है। और उससे आपका आउटकम ये आ गया कितना, $80,000। जब ये दोनों आउटकम आ गए आपके पास प्रोबेबिलिटी के, इन दोनों को ऐड करना है। दोनों पॉजिटिव है ना आउटकम, अगर किसी का आउटकम नेगेटिव होती, क्योंकि ये भी हो सकता है बात का कि कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, यहाँ तो ऐसा सीन नहीं है ना। इन दोनों को जमा कर देंगे, जब जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये, और ये आप डिसीजन बॉक्स के पास लिखेंगे। तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन जो ए है, यानी कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी ए को यूज करना है, आपके पास जो इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या होती है, ये है कि आपने ऑप्शन से जुड़े हुए जितनी आउटकम्स हैं, उन आउटकम की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके वैल्यू निकाली है, उसको कह रहे हैं इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू, या इकोनॉमिक मॉनेटरी रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको। ये रिटर्न है, ठीक है। अच्छा, वो आ गया थ्री। इस तरह आपने यहाँ पर भी किया, 300,000, इसको 70% से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया 210,000। इसी तरह 1,50,000, उसको उसकी 30% प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 450। ये आप ऊपर नीचे ऑप्शन पे लिख देंगे, और फिर चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इनको जमा करेंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 255,000। अब जब आप दोनों को देखेंगे तो ये आ रहा है 3,20,000, ये आ रहा है 255,000। इसलिए आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी ए वाला ऑप्शन लेंगे। और यहाँ आपने ये दो लाइनें लगा देनी है, ऐसे डबल लाइंस, जो शो करता है कि ये ऑप्शन आपने रिजेक्ट कर दिया है, और आप ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी, ये मैंने बताया है, इसकी वर्किंग भी नीचे मैंने की हुई है, जो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि एक क्वेश्चन इसी तरह से अगर बनाना भी चाहें हम इसको, जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया भाई, ऑब्वियसली पास पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर आपको बाद में, और बाद का बने बनाए डायग्राम देते हैं, और कहते हैं जी इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू निकालें, और बाद का वो आपको बनाने के लिए भी कह देते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं जल्दी से, तो मैं अगर इसको यूज़ करता हूं, ये क्या है जी हमारे पास, ये है जनाब, फोरकास्टेड प्रोबेबिलिटीज एंड इकोनॉमिक पे ऑफ्स
फ्रॉम द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि आप का एक बिजनेस डिसीजन है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपके पास जो ऑप्शन ए है उसमें $5 मिलियन लग रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर $3 मिलियन लग रहे हैं, और आगे उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और आगे उनके आउटकम्स भी दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन हमारे पास है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर अगर यूज करें तो हम कहेंगे जी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिसीजन बॉक्स, ठीक है। और ये हमारा डिसीजन बॉक्स है, बॉक्स है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्या आपने ये डिसीजन लेना है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है, लेकिन कौन सी, ठीक है। अब वहां में दिया हुआ है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है क्या ये, ठीक है ना। एक हमारे पास ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि यहाँ पर हम ऐसे करके इसको ऑप्शन ए का नाम दे देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर ये बनाएंगे और इसको ऑप्शन बी का नाम दे देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, वैल्यूज नहीं लिखनी। अब ये लिख दिया, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी और आउटकम्स भी देखनी है, वो हमें आगे नजर आ रहा है। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है कि ऑप्शन ए की 0.7, सक्सेस की जो रेट है कि ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी उसके चांसेस 70% है, या 0.7 की बात है, फेलियर के चांसेस 30% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, ओहो, सक्सेस के ये हम आगे यूं किया, और यहाँ पे लिखा है 70% चांसेस किसके हैं जी, सक्सेस के। और वो आगे हम वैल्यू लिख देंगे कि उसकी रिटर्न क्या मिल रहा है, $12 मिलियन, ये गेन आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $12 मिलियन, ठीक है, गेन। और आपके 30% चांसेस हैं किस चीज़ के हैं जी, वो है जी लॉस के। कितना लॉस, 2 मिलियन, जो दिया हुआ है हम उसी को यूज करें। तो आपने यहाँ पर लिख दिया जी 30% फेलियर के चांसेस हैं, और $2 मिलियन का लॉस है। या अगर लॉस ना भी लिखा हो ना, तो ब्रैकेट भी लगी हो, तो उसका मतलब यही होता है कि नुकसान हो रहा है, ऐसे करके ना, ये भी ध्यान में रखना आपने। अच्छा, इसी तरह फिर आपने इसका भी बना लेना है ऐसे ही। और वो क्या है, आपके पास 50-50% है इसमें दोनों, ठीक है ना, सक्सेस और फेलियर, 10 मिलियन और 1 मिलियन। तो यहाँ पे भी 50% सक्सेस और 50% फेलियर। तो और ये चांसेस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास $10 मिलियन की गेन आ रही है इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, जो स्ट्रेटजी बी है, ठीक है, गेन। और यहाँ पे $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, उसके चांसेस 50% है, लॉस। और हम इसको ब्रैकेट में भी शो, ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। ये हमने बना ली, ठीक है। ये तो बनानी है, जो क्वेश्चन में दिया हमने वो किया। अभी हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में था वो हमने कर दिया, दिखा दिया। अब इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है। हम राइट राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे जो पिछले एग्जाम्पल में नहीं थी, जो मैंने किया, वो है कैपिटल कॉस्ट भी लग रही है इसमें। कितनी, 5 मिलियन और 3 मिलियन, ऑप्शन बी। तो वो भी आप लिखें यहाँ पर क्या, कि ऑप्शन ए में यहाँ पे $5 मिलियन की कैपिटल की कॉस्ट है। तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा जाएगा, आएगा थोड़ी। और ये यहाँ पे $3 मिलियन आपकी कैपिटल की कॉस्ट है, ये भी यहाँ लिखेंगे। ऑप्शन ए के साथ जोड़ दिया, इसको ऑप्शन बी के साथ जोड़ दिया, यहीं पे लिखेंगे हम, ठीक है। ये कैपिटल कॉस्ट है। अब हम चलते हैं रिवर्स जरा। तो इसकी वर्किंग के लिए हम जरा कलर दूसरा ले लेते हैं। और हम क्या करेंगे, वही 12 मिलियन गेन गेन। तो क्या करेंगे जी, 12 मिलियन इंटू 0.7, यही है ना। तो ये कितना आ गया, 12 इंटू 0.7, ये आ गया 8.4 मिलियन, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिखेंगे, 2 मिलियन को 30% से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। 2 मिलियन इंटू 0.3, ये आ जाएगा $0.6 मिलियन, लेकिन ये नुकसान है,
प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए, तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं। अब आप इन दोनों को जमा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों गेन नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं है। माइनस करेंगे तो 8.4 में से 7.6 को आप निकालेंगे। जब वो निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.8। वो आप यहाँ लिखेंगे मिलियन डॉलर, पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन अब उसमें आपकी $5 मिलियन की कैपिटल कॉस्ट है, वो भी निकालें। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे लिखेंगे अब ये फाइनल $2.8 मिलियन। ये आपकी यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि यही तो आपकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कह लो या मॉनेटरी रिटर्न कह लो, जो भी कहना आपने, आप कह लें। 2.8 आ गई, ठीक है। अब इधर आ जाओ। 10 मिलियन 50 हमने किया वही, अब मैं, तो यहाँ पे आपने 10 मिलियन इंटू 0.5 किया, तो आपके पास यहाँ आ गया 5 मिलियन डॉलर। ठीक है। और यहाँ आपने जब, यहाँ पे भी आपने वही किया, लेकिन 1 मिलियन था तो 1 मिलियन इंटू 0.5 किया, तो ये आ गया $0.5 मिलियन। लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा, नुकसान है। अब 5 मिलियन में ये 0.5 ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। और माइनस हुआ तो ये आपका आ गया $4.5 मिलियन। तो यहाँ लिख देंगे। और इसकी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, 3 मिलियन, वो निकाल दें। आपके पास यहाँ आंसर आ गया $1.5 मिलियन, जो कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, ऑप्शन बी। अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बी इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों से बड़ी कौन सी, ऑब्वियस बात है 2.8। तो आप यहाँ पर डबल लाइंस लगा देंगे, जो शो करेगा कि आप ये वाली चूज नहीं करेंगे और ऑप्शन नहीं करेंगे। ठीक है। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई है प्रॉब्लम तो बता दें। नहीं है, चलें, गुड, अच्छी बात है। तो हम फिर आगे चलते हैं। यानी अब जल्दी से आपको दिखाता हूँ मैं कि जरा, दे भी दूंगा बाद में, लेकिन अभी सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको बता दूं कि इनको कैसे करना होता है। ये देखिए, अभी ना ये पांच पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको वैसे कैसे करना था, आप जरा गौर करें। मैं नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा। अब ये 100 को, एक मिनट, ड्रॉ, आप ये 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर। और ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकालें। तो आपके पास गौर करें तो ये आपका डिसीजन बॉक्स है। और आपके पास ये ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन जो है, इसके साथ एक और डिसीजन बॉक्स है। ये आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। एक डिसीजन था, उसके ऑप्शन थे, और उस ऑप्शन के साथ भी आपके पास आगे टू जो नजर आ रहा है वो डिसीजन नजर आ रहे हैं। और इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, उसके साथ भी दो आपको डिसीजन बॉक्स आगे भी नजर आ रहे हैं, कि उसके साथ दो डिसीजन और भी लेने पड़ेंगे आप। अच्छा, बहरहाल वो जो भी दिया हुआ है, हम क्या करना है, 100 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50। और जब 20, ये जो कि लॉस नजर आ रहा है ब्रैकेट में, आपको बताया था, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, और इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा इस डिसीजन बॉक्स के पास 40। और ये जो नीचे है डू नथिंग, इससे तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसका कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ दें। अब 40 आ गया, लेकिन अब और पीछे कैसे जाएं। अब ये एक हमें वैल्यू दी हुई है 160, पहले से दी हुई है। इसका मतलब ये कोई पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है आपको। ठीक है। कहीं से आ रहा है, ये पहले ऑलरेडी पॉजिटिव रिटर्न है। ब्रैकेट ही ना लगी हुई, ब्रैकेट लगेगी तो नेगेटिव होगा। तो आप क्या करेंगे, ये इसको ऐड करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है ना, 40 और 60 को ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है। और 200 का 0.5 लेंगे तो हमारे पास, 200 का 0.5 लेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ। और इस तरह यहाँ पे लॉस 20 का हो रहा है, 20 का 0.5 लेंगे प्रोबेबिलिटी, तो 10 आ गया। ठीक है। और अब ये चूंकि लॉस हो रहा है, तो 10 का जब 100 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ 90 आ गया। अब ये उन्होंने पहले ही सेटअप कॉस्ट दी हुई है आपको यहाँ पर $30 की। तो ऑब्वियसली बात है, ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 60 आ गया, डॉलर आ गया। ठीक है। इस तरह से इसकी वर्किंग होनी है, और फिर आप इसको कर सकते हैं इस तरह भी। ठीक है। और इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा कभी कभी, अच्छा ये तो चलें उस तरह का ही है जैसे हमने किया अभी, ये भी, यानी कि आपको कोई पॉजिटिव रिटर्न बीच में नजर आ रहे हो ना, तो उसको ऐड कर लेना होता है। हाँ, ये वाली। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, स्ट्रेटजी ए बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब तीन आउटकम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो फर्क कोई नहीं है, आप क्या करेंगे कि यहाँ जो मैंने बनाया है इस तरह करके, तो अब आप ए अगर लिखा है तो एक दो और एक तीसरा, तीसरे यहाँ से भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब एक ऑप्शन के साथ तीन आउटकम्स आ गए तो तीन निकाल देंगे। और तीनों को फिर आप इकट्ठा देखेंगे, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है।
बहरहाल ये मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर आप देखेंगे आप इसको कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अभी जो बताया भी है। ये मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ये ना मैं आपको ये वर्कशीट दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको पूरी भेज दूंगा ऐसे ही। ठीक है। और आप इसको फिर अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको ज़रा ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें वो करने से ही आती हैं, आपको बताया, वो देखने से या बताने से समझ तो आती हैं, होती नहीं है। और ये लिखा भी हो ना आगे, डिसीजन बनाएं या पेपर में, ये कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, आपके सामने ही है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अब हम ज़रा सवाल पे चले जाएं, कुछ जो सवाल भी कर रहे थे अपना फुरकान साहब, उसको देख लेते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं सवालों। ठीक है, कोई भी हम देख सकते हैं। वैसे मैं अ, हम ना चलते हैं पेपर पे, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और रीसेंट पेपर्स को देखें ना, ताकि हमें आसानी हो। ये मैंने, अच्छा 25 का मैंने अभी डाउनलोड किया नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हमारे पास 24 तो है, हम 24 को देख सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं। इसमें अगर मैं देखूँ आपको, पहले हम अगर 4-1 देख लेते हैं, चलिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं डायरेक्ट सवाल, ताकि अगर हम वो पढ़ा हो ना जो हमने पढ़ा, हम वो वाला सवाल देखते हैं ताकि आपको समझ भी आए कि करना क्या है। ये अभी काउंटिंग डेटा की बात हो रही है, हमें काउंटिंग डेटा पे इतनी को अभी वो चैप्टर पढ़े नहीं है। हाँ, ये नीचे आ रहा है, हम इसको देखेंगे अब। आपके सामने ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक है क्वेश्चन 2। वो क्या कह रहा है, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन वेदर सिनेरियो प्लानिंग इज द मोस्ट यूजफुल अप्रोच टू डेवलप अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी। पहला सवाल ये बनता है कि सिनेरियो प्लानिंग आता किस में है। क्या ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आता है, क्या ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आता है, क्या ये स्ट्रेटेजिक चॉइस में आता है। क्योंकि चॉइस हमने देखा, अभी इम्प्लीमेंटेशन रह गया हमारा चैप्टर एक। पर वो चूंकि आपने कहा क्वेश्चन बताए, तो फिर मैंने छोड़ दिया इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने कहा चलो हम क्वेश्चन ही देख लें, क्योंकि कल तो आपका पेपर है, क्यों फुरकान, है ना। जी सर। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा वो हम बाद में भी देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको ये सवाल आया, अब 20 नंबर में आपने करना क्या है। आपने इसमें आपके, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 नंबर नॉलेज के होते हैं, और इसमें आपने लेवल 2 पे जाना होता है। अब तो रुमान अभी आप इसको ऐसे ही समझो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है नहीं पता लेवल 2 क्या होता है, लेकिन आपको भी मैं बता दूंगा। फिर दो इसमें नंबर आपके एप्लीकेशन के होते हैं, और उसमें भी आपने लेवल 2 पे जाना होता है। फिर इसमें आपके 8 नंबर जो हैं वो एनालिसिस के होते हैं, और उसमें आपने लेवल 3 पे जाना होता है, जो किसी भी पेपर में लेवल 3 नहीं है, ना P1 में, ना P2 में, ना P3 में, P4 में होता है सिर्फ लेवल 3, वरना लेवल 2 ही होता है। और उसके बाद 7 नंबर जो है वो आपके एवेल्यूशन के होते हैं, और एवेल्यूशन तो होती ही लेवल 3 है, कहीं पर भी आ जाए। ये आपको पता है वैसे तो, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सिनेरियो प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं अगर, या आप बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं और डीप डाउन नॉलेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नॉलेज लेवल 2 पे चले गए। खाली डेफिनेशन देना सिर्फ लेवल 1 पे लेके जाएगा, उसका इस्तेमाल या उसका फर्दर यूज वगैरह आप बताएंगे तो आप लेवल 2 नॉलेज पे जाते हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन वही है कि आपने जो केस स्टडी ऊपर दी हुई है उसका इस्तेमाल करना है और उसको अपनी डेवलपमेंट में कैरी करना है, तो आप लेवल 2 एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। खाली लिख देना यहाँ से इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। और फिर हम एनालिसिस में चलें, तो आपको पता है एनालिसिस में आपको चेन बनानी होती है, यानी कि एक आपने बताया कि इसका फ़ायदा क्या होगा, उसको फर्दर डेवलपमेंट करनी है कि उससे आगे क्या क्या कनेक्शन बनते हैं बिजनेस पे और क्या इम्पैक्ट आते हैं। अच्छा, तो लेकिन लेवल 3 एनालिसिस पे जाना है तो आपको काउंटर देना ज़रूरी होता है, यानी कि अपने ही आर्गुमेंट को, अपने ही पॉइंट को, जो आपने जिसका आर्गुमेंट दिया है, जिसको एक्सप्लेन किया है, उसकी अदर साइड बतानी है कि ऐसा नहीं भी हो सकता, यानी कि ये एडवांटेज नहीं भी हो सकता। और अगर डिसएडवांटेज बता रहे हैं तो आप बता सकते हैं ये डिसएडवांटेज नहीं भी हो सकता, तो वो काउंटर हो सकता है। काउंटर का मतलब यही होता है कि आपने जो, तो अपने ही पॉइंट को आपने काउंटर करना है, उसको कीड़े निकालने हैं कि नहीं भाई,
काउंटर का मतलब करके बैलेंस कर देना। आपने बताया फायदा नहीं, नहीं फायदा नहीं भी होता, लेकिन ये आपको बताना चाहिए कि आपने बेसिस वही रखनी है। जो पॉइंट आपने, ये नहीं है कि मैंने पहले भी बताया था, आपने एक एडवांटेज बताया और एक डिसएडवांटेज बता दिया, आप कहेंगे काउंटर है, नो वे। एडवांटेज डिसएडवांटेज में फ़र्क यही है कि काउंटर में अगर आपने एडवांटेज बताया तो काउंटर में आप उसी बेसिस को यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपने कहा कि कोई जो है, मैं अभी इसकी बात नहीं करता, टेक्नोलॉजी है जो कॉस्ट को कम करती है, ये आपने एक एडवांटेज लिखा, और कॉस्ट कम करने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और प्रॉफिट ज़्यादा होने से बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। तो ये आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट है। नीचे आपने बता दिया, लेकिन हाउएवर ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट को बढ़ा भी सकती है, आप देखो, और आप बताएंगे क्यों बढ़ा सकती है। ये काउंटर हो गया, क्योंकि आपने कॉस्ट को ही बेस बनाया अपने पॉइंट में, और उसी कॉस्ट को यूज कर लिया नीचे काउंटर देने के लिए। जो कि जबकि एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो होता है, तो वो एडवांटेज आपने कॉस्ट का दिया, डिसएडवांटेज आपने किसी और ब्रांड इमेज का दे दिया, या कोई और बात कर दी, वो डिसएडवांटेज कराएगा। लेकिन अगर आप उसी को बेस बनाते हैं, उसी, तो एग्जामिनर को नजर आएगा कि आपने जो डेवलपमेंट किया उसी से लिंक्ड है ये काउंटर आर्गुमेंट, और वो उसको ये पॉइंट, और उसको ही काउंटर आर्गुमेंट मानेगा। ये आपने अगर दो तीन पॉइंट लिख रहे हैं तो उनका अगर आप ये काउंटर देंगे तो अच्छी बात है, एटलीस्ट दो का तो ज़रूर दें, क्योंकि आपको वो दो एक्स्ट्रा नंबर अगर लेने हैं लेवल 3 के, तो वो तभी आपको मिलेंगे, अदरवाइज वो आपको मिलना मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, एवेल्यूशन की तरफ अगर हम आ जाएं, तो एवेल्यूशन में आपको पता है कि आपने डेवलपमेंट तो करनी है पॉइंट की, यानी कि अपना फाइनल ओपिनियन अगर आप दे भी रहे हैं, तो साथ में वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, यानी कि जो केस स्टडी में इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है आपकी एवेल्यूशन में, और वो एवेल्यूशन डेवलप्ड होनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि अच्छा, एवेल्यूशन, मतलब इसके लिए एप्लीकेशन भी होनी चाहिए एवेल्यूएशन में? एप्लीकेशन जी अगर नहीं होगी तो आप लेवल 3 पर नहीं जा सकते, आप लेवल 2 तक ही जाएंगे, और ये भी आपको एटलीस्ट दो जगह तो करनी ही है। कहाँ पे, बॉडी में। एवोल्यूशन दो तरह की है, एक है पॉइंट बेस्ड एवोल्यूशन, पॉइंट बेस्ड, और एक है फाइनल। तो एग्जामिनर में से कोई नहीं कहता कि आपने कौन सी वाली करनी है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ फाइनल आपने एवोल्यूशन फाइनल पे ही नहीं छोड़ देना, आपको पॉइंट बेस्ड एवोल्यूशन करनी है, यानी कि आपने एक पॉइंट लिखा, ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ तक तो आपको नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस के नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद आपने उसका काउंटर दिया है, मैं एक ही पॉइंट की बात बता रहा हूँ, काउंटर दिया, ऑर्डर बता रहा हूँ, और काउंटर करने के बाद आपने उसकी एवेल्यूशन कर दी उसी पॉइंट की, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका काउंटर करेंगे, और ये डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए और उसकी एवेल्यूशन कर देंगे, ये पॉइंट बेस्ड है। और फाइनली ये है कि ओवरऑल आप अब क्या सजेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सिनेरियो प्लानिंग क्या मोस्ट यूजफुल है कि नहीं है, अभी इस पर बात करता हूँ। अच्छा, और ये जो काउंट एवेल्यूशन है बॉडी, इसको क्या, एवेल्यूशन इन द बॉडी, या पॉइंट बेस्ड एवेल्यूशन भी बोलते हैं इसको, एंड पे नहीं ना हो रही है। तो अब वैल्यूएशन काउंटर से कैसे फर्क है ये पता ही नहीं होता, बल्कि टीचर भी शायद नहीं बताते ये, लेकिन ये सबसे आसान है मार्क्स गेन करने के लिए। काउंटर और वैल्यूएशन में, अब काउंटर आपने ऑपोजिट साइड बता दी कि ये नहीं भी होता हुआ ना, तो वैल्यूएशन में भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट वे में बताएंगे दोनों में फर्क क्या है, वैल्यूएशन में और काउंटर में। वो है कि डिफरेंस है एड्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इन्हें बहुत दफा बताया हुआ आपको, काउंटर के अंदर अगर आप बता रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी कॉस्ट कम नहीं भी होगी अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट एड्रेस नहीं कर रहे, आप अपने जो पॉइंट जिसकी बेस बनाई है उसी को आप एड्रेस पकड़ा है, और उसको उसकी ऑपोजिट साइड बता रहे हैं कि नहीं भी हो सकता। एवेल्यूएशन में अगर आप पॉइंट की कर रहे हैं तो आप उसी पॉइंट को लेके कहेंगे कि मेरे ख्याल में ये जो इसका कॉस्ट कम करने का पॉइंट है, ये, अब अगर क्वेश्चन में लिखा तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, या इस वजह से टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें या ना करें, तो अगर आप ये लिख रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट सपोर्ट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपने डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दिया। और अब आप उस वैल्यूशन, अब आप फेवर में जा रहे हैं, आप अब उसका एक नया यूज़ बता दें, एक नया एडवांटेज बता दें विद एप्लीकेशन, तो वो वैल्यूशन द बॉडी बन जाएगी। ये आप कहते हैं मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट है इसमें कॉस्ट चूंकि ज़्यादा होगी, और ज़्यादा चांसेस कॉस्ट बढ़ने के हैं, कम होने के नहीं है, और वो क्यों, उसमें आप कोई और रीज़न देंगे, सेम पॉइंट जो सेम काउंटर या एक्सप्लेन में आपने लिखा है वही पॉइंट, वही डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अब जो ऊपर पॉइंट लिखा है
आप उसी पॉइंट को यूज करके एक थंपिंग स्टेटमेंट दे रही हैं कि हाँ जी, ये खोना चाहिए कि नहीं। अब मैं अगर आ जाऊं तो वो आपकी वैलिडेशन कहलाएगी। काउंटर में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब इस सवाल को देख लो। सवाल में लिखा है ना कि सिनेरियो प्लानिंग इज द मोस्ट यूजफुल अप्रोच, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें पहले नॉलेज पे काम करेंगे, जाहिर बात है। तो उसमें आप जाहिर बात है सिनेरियो प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। और उसके उसके बारे में डीप डाउन आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो ताकि आपको लेवल 3, अब वो लेवल 2 नॉलेज पे जा सके। अच्छा, फिर आप इसमें अब पॉइंट ले लें, क्योंकि एप्लीकेशन लहदा से नहीं होती। अब आपका पॉइंट आ जाएगा पहला, ठीक है। पॉइंट क्या होगा? वो पहला पॉइंट आपका एडवांटेज होगा सिनेरियो प्लानिंग का। कोई यूज आपने बता दिया, सिनेरियो प्लानिंग का यूज बताया आपने, उसको फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, जारी बात। फिर आपने उसको काउंटर करना है। अब जारी बात है, इसमें बेस क्या है? सिनेरियो प्लानिंग ही है ना। तो सिनेरियो प्लानिंग में आप जो बता रहे हैं कि ये फायदा होगा, तो आप कहेंगे फायदा नहीं भी हो सकता, वो काउंटर आ गया। तो ये दोनों मिलके, एक्सप्लेन और काउंटर, ये आपको लेवल 3 एनालिसिस के नंबर देंगे। और और इसी में आप एप्लीकेशन के नंबर भी लेंगे, लेवल 2 एप्लीकेशन के नंबर भी, क्योंकि एप्लीकेशन एनालिसिस के साथ ही होगी ना। इसी में आप कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल करेंगे, सारी बात। और उसके बाद फिर आप इवेल्युएशन पे आ जाएंगे इसी की, कि ओवरऑल क्या मतलब, कि मेरे ख्याल में ये जो इसका एडवांटेज है, या ये जो इसका यूज़ है सिनेरियो प्लानिंग का, ये मोस्ट यूजफुल अप्रोच हो सकती है। इतना ही बस, थंब हो सकती है, उसका रीज़न देंगे, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे कि, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है आपने, मोस्ट यूजफुल अप्रोच, इस वजह से, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द पॉइंट मेंशन अबव, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन उसकी डेवलपमेंट आप डिफरेंट करनी है। पॉइंट मेंशन किए, मेंशन अबव, और रीजन देंगे फिर, और बिजनेस की इंफॉर्मेशन से लिंक करेंगे कि ये देखें जी, बिजनेस में ये हो रहा है, तो इस वजह से सिनेरियो प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्योंकि के मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि केस स्टडी, मुझे नहीं पता क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि केस स्टडी में लिखा है कि एनवायरनमेंट डायनामिक है और बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो एक सिनेरियो काम करने वाला नहीं है। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर एनवायरनमेंट तेज़ी से चेंज हो, तो बाकी जो आपके क्योंकि सिनेरियो प्लानिंग किस में आ रहा है, ये आपकी कौन सी टेक्निक है? ये आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, ऐसी है ना। तो आपकी पॉटर 5 फोर्सेज, आपके स्वॉट एनालिसिस, आपका पेस्ट एनालिसिस, ये सारे स्टैटिक होते हैं। तो चूंकि अगर एनवायरनमेंट आपका डायनामिक है, तो आपको लगता है कि भाई सिनेरियो प्लानिंग सबसे ज़्यादा यूजफुल अप्रोच है, क्योंकि ये जो चेंजिंग सिनेरियोज होंगे उनको भी अकोमोडेट करेगी, और आपके पास प्लान A B C, मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह से आप केस स्टडी की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एवेल्यूशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट है सिनेरियो प्लानिंग का, अगर आप फेवर में जाना चाह रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको बचा लें, ताकि आप एंड पे जब फाइनल एवेल्यूशन करें वो छोटी होगी, तो आपको उसके नंबर मिल जाएं। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपको साथ साथ नंबर मिलते रहते हैं, एग्जामिनर देता रहता है। तो जब आप एक पॉइंट ये लिख देंगे, फिर आपने एक और पॉइंट लिख दिया। अच्छा, वो सिनेरियो प्लानिंग का डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने एक पॉइंट एडवांटेज का लिखा है, आगे एक और एडवांटेज लिख सकते हैं, लिखना चाहें। अगर नहीं लिखना, तो आप एक और पॉइंट में डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है सिनेरियो प्लानिंग का। और फिर उसको काउंटर कर सकते हैं, उसकी वेरिएशन दे सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, अब जब आपने ये कर लेंगे ना, तो जब तक आप फाइनल वैल्यूएशन तक पहुंचेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी 7 में से 4 5 नंबर मिल गए होंगे। तो फिर आपके लिए 2 नंबर की वैल्यूएशन लिखना, आखिर में ओवरऑल जजमेंट देना आसान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन लेकिन आप यहाँ पर अगर इसके बारे में बता रहे हैं, तो अब इसमें चूंकि मोस्ट यूजफुल अप्रोच की बात हो रही है, तो आप सिनेरियो प्लानिंग से काम नहीं बनने वाला। सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई ना, मोस्ट यूजफुल। तो आपको यहाँ पर अब कोई और पॉइंट जब आप लिखेंगे, एक और पॉइंट आपने लिखा, तो वो आपका पेस्ट का हो सकता है, क्योंकि एक और एनालिसिस ये आपको खुद याद रखना है, यानी कि फिंगर टिप पे हो। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आया तो उसमें क्या आता है? उसमें शॉर्ट आता है, उसमें पेस्ट आता है, उसमें पॉटर 5 फोर्सेज एनालिसिस आता है, उसमें सिनेरियो प्लानिंग आती है, उसमें ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आती है, उसमें रेड ओशन स्ट्रेटजी आती है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, चॉइस आया, उसमें डिसीजन ट्री आता है, उसमें आंसर ऑफ मैट्रिक्स आता है, उसमें फोर्स फील्ड एनालिसिस आता है। ये इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आपने पेस्ट बताया, अब आप ऑब्वियसली पॉइंट में पेस्ट का यूज़ बताएंगे या उसका एडवांटेज बताएंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। फिर आप उसका काउंटर कर देंगे, वही चीज़ सेम। काउंटर करने के बाद आप उसकी वैल्यूशन दे देंगे, पॉइंट बेस्ड। और ये नहीं है कि हर पॉइंट की देनी है, अगर आपको किसी पॉइंट की वैल्यूशन नहीं बन रही, छोड़ दो। एग्जामिनर को क्या पता आपको आती है कि नहीं आती। लेकिन आपको कम से कम 2 पॉइंट की तो वैल्यूशन करनी ही पड़ेगी, ताकि आपको 4 नंबर मिल जाएं और एंड पे 2 या 3 नंबर वैल्यूशन के लेना आसान हो जाता है। तो इसी तरह फिर आप अगर ये बता दिया है, आप कोई और बताना चाहते हैं, आप कहते हैं अच्छा चलो हम एक और पॉइंट लिखते हैं, उसमें आपने स्वॉट के बारे में बता दिया, लेट से उसका पॉइंट बना दिया, ताकि आपकी जो एवेल्यूशन अच्छी तभी होती है जब आपकी एनालिसिस अच्छा होता है और पॉइंट आप अच्छे लिखते हैं। तो एटलीस्ट आपने 3 के बारे में बताया, और आप उस तीनों में देखो ना ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, पॉइंट, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका काउंटर, उसकी वैल्यूशन। तो 20 नंबर तो आपको मिलने ही हैं, अगर आप 3 पॉइंट भी लिखते हो तो। और उसके बाद फाइनल मेंशन करेंगे, तो ये है प्रॉपर फॉर्मेट। और जब आप ये कर लेंगे 2 से 3 पॉइंट, 2 से नहीं बल्कि 3 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही इस तरह से। और उसके बाद इसी फॉर्मेट के अंदर आप फाइनल एवेल्यूशन दे देंगे, या इसको हम फाइनल एवेल्यूशन का नाम भी देते हैं, या उसको हम समटाइम्स ये भी बोल देते हैं एवेल्यूएटिव कमेंट। क्योंकि आप कमेंट ही रह गया ना, ऊपर तो आपने एवेल्यूशन की करते हुए आ रहे हैं। एवेल्यूएशन, एवेल्यूएटिव कमेंट आपको एंड पे देना है, ताकि आपको 2 से 3 नंबर मिल जाए जी। क्यों जी, फुरकान साहब क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, चलें जी, अभी ऐसा करते हैं, इतना ही है बाकी। सही है, एवेल्यूएटिव कमेंट देना जरूरी होता है एंड पर? जी जी, एंड पे, क्योंकि आपने अगर एंड पे ये नहीं बताना कि ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये यूजफुल अप्रोच मोस्ट है या नहीं है, और उसका एक छोटा सा कोई रीजन दे दिया आपने बताने के लिए, जो ऊपर नहीं डिस्कस ओके किया। सर, मतलब एंड एंड पर एवेल्यूएटिव कमेंट के साथ एक पॉइंट, मतलब हाँ जो एक पॉइंट, आपका जी जी, बनता पॉइंट है। दे दें, क्योंकि अगर, और ये आपको फायदा हो गया ना कि आपने ऊपर भी वैल्यूशन की हुई, अगर आपने ऊपर नहीं की हुई तो फिर आपको 7 नंबर एंड पे वैल्यूशन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ऊपर तो भूल गए होंगे आपने लिखा क्या 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 कुछ लिखा हुआ है, तो वो जी मुश्किल हो सर। जाती है। ठीक है जी। तो ये मैं जी वैसे सर। वीडियो शेयर कर दूंगा अभी नुमान को भी और उसको भी। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज जी। वैसे बाकी अल्लाह अब्दुलरमान हाफिज। या इम्तिशाल, आपने पूछना है कुछ इसके बारे में तो, क्योंकि अब्दुलरमान आपको चूंकि ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जितना बताया उतनी समझ आ गई है। क्यों जी? अच्छा वो चले गए, ओके ऑलराइट, चले चले गए तो ओके, उनको जल्दी पड़ी थी। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज।